हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं पिछले सालों में हुए एग्जामिनेशन में पूछे गए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल का क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ, सभी को मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ताकि उसी तरीके से आप लोग उस लेवल का प्रिपरेशन करके जाएं। एंड आपको यहाँ पर मैं एक टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सोर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी मैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है प्रिपरेशन की स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। दाब यानी कि प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल उतना अधिक दाब होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सही है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एरिया जो है नीचे है, तो जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज अगर करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होगा। एंड जैसे जैसे एरिया को हम लोग कम करेंगे वैसे वैसे प्रेशर जो हमारा इंक्रीज होगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे छोटा क्षेत्रफल अगर है तो जो आपका दाब है वो अधिक लगेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही बात लिखा गया है, तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है कि द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। समान रूप से जो है, जो भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रेशर कर लगा रहे हैं, तो उसका जो भी साइड्स होगा, मतलब जो भी दीवार होगा, वो वहाँ पर भी जो है प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वायु हम पर वायुमंडलीय दाब डालती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका सही है, वायु हम पर वायुमंडलीय दाब डालती है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि यह मात्रा में नगण्य होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग वायुमंडलीय दाब को अनुभव करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत विकल्प चुनना था, तो ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, डीएनए का मतलब होता है फ्रेंड्स डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा घटक है जिसमें कि डीएनए पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका न्यूक्लियस है, जिसे केंद्रक बोला जाता है, तो केंद्रक में हमारा जो डीएनए मौजूद होता है, जिसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर केंद्रक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे पहला है उप परिवर्तन अभिक्रिया, तो गलत हो जाएगा। संघनन अभिक्रिया गलत हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, या दोस्तों यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण आपका गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि जब भी कोई अम्ल, जैसे मान के चलिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में आपका क्षार है, तो क्षार के लिए मैं मान के चलता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों मतलब रिएक्शन होता है इन दोनों में, तो क्या आपका प्रोडक्ट बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है आपका NaCl, जो कि एक नमक है, प्लस में H2O, जो कि पानी है। तो देखिए, जब अम्ल और क्षार अगर अभिक्रिया करके नमक और पानी का निर्माण करती है, तो वैसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब भी कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगी तो लवण प्लस में जल का निर्माण करेगी, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो बस यही पूछा गया था, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक यानी कि कीटाणु मारने के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है क्लोरीन, तो क्लोरीन बिल्कुल सही है। इथेनॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, उसके फास्फोरस है, तो फास्फोरस का भी नहीं किया जाता है, और ना ही टेफ्लॉन का किया जाता है। सिर्फ क्लोरीन का किया जाता है, क्योंकि जो विरंजक चूर्ण होता है, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जिसमें कि क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कीटाणुनाशक यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए जिस हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, उसमें हमारा क्लोरीन का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नामित किया जाता है। मतलब कि ऐसा कोशिका जिसमें मतलब केंद्रक झिल्ली जो है वो सुव्यवस्थित होती है और उसमें केंद्रक भी पाया जाता है, तो वो कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब कोशिका चैप्टर हुआ होगा उसमें। ठीक है,
उसमें हमने दो तरह का पढ़ा होगा कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित कोशिका होता है उसमें, और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो अविकसित होता है, मतलब विकसित नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर बोला, क्वेश्चन पूछा है कि सुव्यवस्थित केंद्रक और जो केंद्रक झिल्ली जिसमें भी पाया जाता है वो, तो केंद्रक झिल्ली जो है आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो यूकैरियोटिक कोशिका आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती है वो विकसित होती है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में आपका विकसित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुव्यवस्थित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली बोला है, तो केंद्रक झिल्ली आपका यूकैरियोटिक में ही मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। बाकी ये तो गलती हो जाएगा, चीक कोशिकाएं और ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं ये तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय के अक्ष के समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ग्राफ आपके सामने बना देता हूँ। यहाँ पर ये एक है और इधर से एक है। ठीक है, ये आपका टाइम का ग्राफ है, मतलब यहाँ पर टाइम का एक्सिस है और ये आपका स्पीड का है। ठीक है, तो देखिए बोला है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस का है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय के अक्ष के समानांतर, जैसे ये आपका टाइम का एक्सिस है और इसी के पैरेलल में हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिए एक लाइन। ठीक है, जो कि टाइम के, यहाँ पर बोला है ना कि समानांतर हो, तो टाइम के समानांतर यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और बोला कि ये ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक समान गति है, तो गति का तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है और टाइम है। उसके बाद असमान त्वरित गति ये भी नहीं होगा, एक समान त्वरित गति ये भी नहीं होगा, वस्तु विश्राम अवस्था में है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम रहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु वहाँ से हिली ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वस्तु जो क्या है वो अपना विश्राम की अवस्था में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि 9th एंड 10th जो भी आपने साइंस पढ़ा था एनसीईआरटी के बुक से, उसी से आपका क्वेश्चन जो अभी मिला है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो जो भी साइंस अगर आपको कवर करना है, लगभग यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स साइंस के। तो कहाँ से कवर करना है आपको, एनसीईआरटी के 9th 10th के बुक से आपको 1 बाय 1 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। लगभग आपका 28 चैप्टर है दोनों को मिला करके, टोटल 28 चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा साइंस में, ये आप जान लीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। बाकी आप लोग कहिएगा तो मैं आपको जिस तरीके से अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बस कंटिन्यू सेशन आपको लिख देना है। ठीक है, मैं आप समझ जाऊँगा और मैं उसके बाद से चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि एग्जाम के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एनसीईआरटी, तो इसीलिए आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कीजिएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो इसका ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि यह एक प्रबल, सॉरी यहाँ पर बोला है सही है। सही कौन सा है, तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक असंपर्क बल है, यानी कि इसमें कोई भी टच का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये असंपर्क बल होता है क्योंकि इसमें संपर्क नहीं होता है। उसके बाद देखिए बी बोल रहा है यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षक होता है, यानी कि वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है इस बल के द्वारा। उसके बाद बोला यह एक अद्वितीय बल है जो कि केवल पृथ्वी के पास है। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में और भी काफ़ी सारे मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि सिर्फ पृथ्वी के पास होती है। और बोला यह एक प्रबल बल है, तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक प्रबल बल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर में कि सूची 1 के अंतर्गत दिए गए बिंदु को सूची 2, यानी आप देखिए संघ, सूची 1 में आपका संघ दिया हुआ और सूची 2 में उदाहरण, तो बताना है कि किस संघ का उदाहरण सही से मतलब मैच होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका स्पंज है, ठीक है, स्पंज आपका जो पोरीफेरा जो संघ है उसका आपका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में फर्स्ट का ए है, तो मात्र एक ही ऑप्शन है यहाँ पर बी, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से पोरीफेरा आपका स्पंज हो जाएगा, मतलब पोरीफेरा संघ में आपका उदाहरण स्पंज हो जाएगा। आपका जो नाइडेरिया है, ठीक है, नाइडेरिया आपका जो है वो जेलीफिश का मतलब उदाहरण है। नाइडेरिया संघ का उदाहरण जेलीफिश है। मोलस्का का जो आपका उदाहरण है आपका, वो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि स्क्विड है। और जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा का आपका हो जाएगा सेंटीपीड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर याद करना होगा। एनिमल किंगडम नाम से एक चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि आपको देख रहा होगा अब तक एक भी क्वेश्चन आपका 9 10 से बाहर नहीं किया है। ठीक है, हाँ डिटेल में जरूर पूछा है लेकिन बाहर नहीं किया है, इसलिए आपको बुक पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग आपका प्लेग है, टाइफाइड है,
मलेरिया नहीं है, क्योंकि मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि केवल एक और दो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी प्लेग और टाइफाइड जो है वो आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बाकी मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो अघुलनशील पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाइसीकरण। ये प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आप मेयोनीज खाते हैं मोमोज के साथ, वो भी आपका इसी प्रक्रिया से बनता है। साथ ही साथ जो आप सॉस खाते हो वो भी आपका इसी प्रक्रिया के दौरान बनता है, यानी कि पाइसीकरण से ही बनता है। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो अघुलनशील तरल पदार्थ जो होता है वो मिश्रित हो जाता है जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाते हैं। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्धि स्रोत है। यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ से मिलता है, तो आपको पता होगा खट्टी चीज़ों में होती है विटामिन सी। तो यहाँ पर आपको खट्टी चीज़ें एक ही दिखाई दे रही है, नींबू। ठीक है, तो नींबू में सही हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछता है तो अस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए विटामिन से भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपका पढ़ाया गया है 9th-10th में। उसके बाद है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा ली जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका 11th क्लास से क्वेश्चन पूछा है जो कि रेयर क्वेश्चन आता है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपको मिला होगा क्लास 11 से, बाकी सारे क्वेश्चन आपका 9th-10th से ही आया है। ठीक है, तो जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे उनको मैं बता दूँ, एक फार्मूला होता है Q = IT। ठीक है, यहाँ पर I धारा होता है, T टाइम होता है और Q आपका आवेश होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा ने Q निकालना है हमें। I की वैल्यू दिया हुआ है 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो 0.8 इंटू में टाइम होता है हमारा सेकंड में, जो कि यहाँ पर 5 मिनट में दिया है। तो सबसे पहले इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 300 सेकंड। तो 300 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हमारा कि यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 240। ठीक है, 240 कूलम, और जो आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम होता है। तो 240 सी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन की सेलुलर ऑर्गेनल नाम का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, तो बिल्कुल बात सही है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा ही होता है। और उसके बाद बोला है ऐसे नोड जो है हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर होता है, तो वो दोनों ही बातें सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों ए का और बी का और सी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक बोला है कि एक अम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए, और बोल रहा है कि ऊष्मा भी बनता है। तो एक इस चीज़ को देखने के बाद मेरे पास एक ही यहाँ पर अभिक्रिया बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम चूने के पानी से रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो है कैल्शियम सल्फेट बनता है। जैसे मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 प्लस में आपका चूने का पानी यानी कि CaOH2, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है क्या है CaSO4। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अब प्लस में 2H2O। ठीक है, प्लस में ऊष्मा भी आपका निकलता है। ठीक है, हीट। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा। एंड ये जो CaSO4 है इसका यूज क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाई जाती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका हर बार पूछा जाता है। तो जस्ता हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जस्ता का कोटिंग चढ़ाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे, और इसी को ही हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा है। देखिए बोला है कि आयतन का आधा उसमें डूबा हुआ है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि उसका जो भार है वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, जो उत्प्लावक बल है जो भी वस्तु का भार होगा उसके बराबर होगा, तभी जो है यहाँ पर आधा उसका जो भाग है वो द्रव में डूबा हुआ है। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, उसके भार के बराबर होगा उसका उत्प्लावक बल। नेक्स्ट है कि किसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें 2 मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के आपका उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। तो देखिए क्वथनांक में पर्याप्त अंतर बोला तो ये आपका विधि है, आप पढ़ेंगे फिजिक्स में ही, आपका लगता है फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री में आपका होगा ये चैप्टर, आप पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा आसवन विधि। ठीक है, एक आसवन विधि होता है जिसमें कि किसी वस्तु को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसमें जो भी घटके हैं वो उड़कर वाष्प बदल करके, ठीक है, वो उड़ ना जाए। ठीक है, तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं आसवन विधि, और इसमें क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसवन विधि। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्क में कोशिकाएं पहली बार 1665 में किसके द्वारा खोजी गई? तो याद होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपका है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, आपको रटवाया भी गया होगा जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। बाकी दोस्तों ये जो आपका अल्टीमीटर है, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग का किस ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम। ठीक है, जो ध्वनि तरंग है वो आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ये मैंने आपको बता दी दोस्तों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन को छुड़ा करके, ठीक है, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसको छुड़ा करके बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके 9th एंड 10th से आपका आया हुआ है। तो इसीलिए आपको 9th एंड जो 10th का जो NCERT का जो बुक है साइंस का, उसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। और उसमें भी दोस्तों आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा फिजिक्स वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद आपका केमिस्ट्री से बनता है। इसीलिए आपको NCERT को अच्छे से पढ़ना है, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड जैसा कि मैंने बोला, अगर आप बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज जो है MCQ का एक सीरीज़ में आपको ला दूंगा, जो कि आपको हर एक रेलवे के एग्जामिनेशन में जिसमें भी साइंस पूछा जाता है वो आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही थी दोस्तों वीडियो। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आप देखेंगे कि ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चा 9th 10th पढ़ा होगा उसको कुछ कुछ पढ़ा हुआ लग रहा होगा, अगर वो एक बार फिर से पढ़ता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद से सारे के सारे क्वेश्चन को वो अच्छे से बना सकता है। ठीक है, एंड ज़्यादा आपको 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन से आपका कम से कम यहाँ से 30 क्वेश्चन आपका आराम से बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यही थी दोस्तों वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करना है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।